स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करने का टाइम नहीं है, लेकिन रिटर्न्स चाहिए, वो भी 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना। ऐसे कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखा है। हाय, आज मैं टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स की बात करूंगी। इकोनॉमिक्स टाइम्स के चुने हुए ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स ने 2023 में 170% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। आज मैं इन सभी स्टॉक्स को डिटेल में डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में मैं उन टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स के बिजनेस, रेवेन्यू सेगमेंट्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस और फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए हैं वो हैं फर्स्ट, महिंद्रा मन्यूलाइफ स्मॉल कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, बंधन इमर्जिंग बिजनेसेस फंड, यूनियन स्मॉल कैप फंड और निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इन पांचों फंड्स के रिटर्न्स करंट ईयर 23 में 34% से ऊपर रहे हैं और सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स हैं महिंद्रा मन्यूलाइफ के एट 39%। इन म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस के राज इनके बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं जिन्होंने ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स जनरेट किए हैं। इस एनालिसिस में हम रिटर्न्स के मामले में 5वें नंबर के स्टॉक से शुरुआत करेंगे और फिर उससे हायर रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स की ओर बढ़ेंगे। सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आइए इन पांचों स्टॉक्स का इन डेप्थ एनालिसिस शुरू करते हैं। रिटर्न्स के मामले में इस लिस्ट में 5वें नंबर पे है यूनियन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स देने वाला स्टॉक मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड या MBFSL। इस स्टॉक ने करंट ईयर 23 में 170% रिटर्न्स दिए हैं। मिसेस बेक्टर्स फूड मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC, सबवे और फासोस जैसे पॉपुलर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स को बर्गर बन्स प्रोवाइड करते हैं। ये कंपनी ओरियो बिस्किट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। मिसेस बेक्टर फूड्स के प्रोडक्ट्स 3 मेजर कैटेगरीज में आते हैं। पहला बिस्किट्स, जिसमें ये कंपनी क्रेमिका और प्राइवेट लेबल के लिए डाइजेस्टिव, क्रैकर्स, कुकीज, क्रीम और मारी जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। दूसरा ब्रांडेड ब्रेड्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स, जिसमें ये कंपनी ब्रेड्स बनाती है और लीडिंग QSRs, क्लाउड किचन्स और मल्टीप्लेक्सेस के लिए बन्स और फ्रोजन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। और आखिरी में है ओरियो, चोको बेक्स और मॉन्डलीज जैसी ब्रांड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। बिस्किट्स और बेकरी सेक्शन दोनों को मिला के मिसेस बेक्टर फूड्स के प्रोडक्ट्स में इंडिया में 6,15,000 रिटेल आउटलेट्स में बेचे जाते हैं। मिसेस बेक्टर फूड्स अपने बिस्किट 69 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं। इनके एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं साउथ, सेंट्रल एंड नॉर्थ अमेरिका, द मीना रीजन, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलेशिया। एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो बता दूं कि करंट ईयर 2019 में कनेडियन मार्केट में 25% ऑफ द इंडियन बिस्किट्स इन्होंने ही एक्सपोर्ट किए थे। एज ऑफ मार्च 2023 मिसेस बेक्टर फूड्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में स्थित हैं। अलग अलग स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने से ये अपने प्रोडक्ट्स पैन इंडिया में एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में मिसेस बेक्टर्स फूड का रेवेन्यू था 1,362.14 करोड़ रुपीस और इसका ग्रॉस प्रॉफिट 608.05 करोड़ रुपीस। ओवरऑल इसकी ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखी जाए तो रेवेन्यू 37.8% से बढ़ा और प्रॉफिट 39.1% से। पहला सेगमेंट है बिस्किट्स। फाइनेंशियल ईयर 23 में 1,180 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स, 5,80,000 आउटलेट्स और 34 CST लोकेशंस के साथ कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 59.25% शेयर बिस्किट्स का था। फाइनेंशियल ईयर 23 में बिस्किट्स के रेवेन्यू में 36% का ग्रोथ आया है। दूसरा सेगमेंट है इंग्लिश अवन, मिसेस बेक्टर्स फूड का बेकरी डिवीजन। फाइनेंशियल ईयर 23 में मिसेस बेक्टर्स फूड के ओवरऑल रेवेन्यू में इस सेक्टर का रेवेन्यू शेयर 35.75% है। ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में बेकरी सेगमेंट के रेवेन्यू में 44% का ग्रोथ हुआ है। क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में बिस्किट और बेकरी सेगमेंट्स को फाइनेंशियल ईयर 23 से कंपेयर करने पे पता चलता है कि बिस्किट सेगमेंट का रेवेन्यू 25% से ग्रो हुआ है और बेकरी सेगमेंट का रेवेन्यू 12% से ग्रो हुआ है। रेवेन्यू की बात तो कर ली, आइए अब इस कंपनी के एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं और मिसेस बेक्टर फूड्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एक बार देखते हैं। मिसेस बेक्टर फूड्स की एक स्ट्रेंथ है बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप होना। मिसेस बेक्टर फूड्स पिछले 16 सालों से मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग और KFC को बर्गर बन सप्लाई कर रहे हैं।
यही नहीं, NBFSL ने सबवे और फासोस जैसे QSRs को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। ऐसे इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स होने से NBFSL को एक स्टेडी रेवेन्यू मिलता है। NBFSL का सबसे बड़ा वीकनेस है रॉ मटेरियल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस। NBFSL का बिस्किट सेगमेंट 60% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट करता है। बट आपको बता दूं कि बिस्किट्स मार्केट काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है, प्लस उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन भी नहीं होता। मुद्दे की बात यह है कि बिस्किट प्रोडक्शन में व्हीट, शुगर और ऑयल जैसे रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट 50 से 60% होता है। इन रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस में उतार चढ़ाव कंपनी के पूरे बजट को बिगाड़ सकता है। आपने स्क्रीन पे FMCG सेक्टर्स की कंपनी NBFSL, वरुण बेवरेजेस और हैटसन एग्रो का स्टॉक कंपैरिजन ये रहा। इससे पहले आपको NBFSL के बंस और बिस्किट्स के बारे में सुनकर भूख लग जाए, आइए बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की ओर। महिंद्रा मन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड का स्टार परफॉर्मर है। जी हाँ, मैं किर्लोस्कर ब्रदर्स की बात कर रही हूँ, जिसने 188% के रिटर्न्स दिए हैं। रिटर्न्स सुन के होश उड़ गए होंगे आपके। थोड़ी एक्साइटमेंट इनके बिजनेस ओवरव्यू के लिए बचा के रखिए। इंडिया के 35% पॉपुलेशन से ज़्यादा को KBL या किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड के पंप्स ने पीने का पानी दिया है। KBL ने इंडिया में मेट्रो स्टेशंस को 10,000 से ज़्यादा पंप्स प्रोवाइड भी किए हैं। KBL इंडिया के पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनके बिजनेस की बात करें तो KBL फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम्स जैसे कि पंप्स, वाल्व्स, मोटर्स, हाइड्रो टर्बाइंस एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर करते हैं। किर्लोस्कर ब्रदर्स ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा में इन सभी स्टेट्स में बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। UK, USA, नेदरलैंड्स, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इन सभी कंट्रीज में भी KBL ने अपनी प्रेजेंस बनाई है। आइए KBL के 3 सबसे बड़े रेवेन्यू सेगमेंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। इरिगेशन के लिए KBL लार्ज साइज पंप्स बनाती है और एंड टू एंड प्रोजेक्ट मैनेज करती है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में KBL वाटर ट्रीटमेंट, डिसैलिनेशन, सुएज पंपिंग स्टेशंस एक्सेट्रा के लिए प्रोजेक्ट्स तैयार करती है। दूसरा सेक्टर है पावर। KBL दुनिया भर में थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स के लिए पंप्स बनाते हैं। आपको बता दूं कि इंडिया के सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में KBL के पंप्स का इस्तेमाल होता है। KBL का तीसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू सेगमेंट है प्रोसेस इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री के लिए एसिड्स, एल्कलाइज, मोनोमर्स और सॉल्वेंट्स जैसे प्रोसेस फ्लूइड्स का इंडस्ट्री के कामकाज में बहुत अहम रोल होता है। KBL इन केमिकल्स को हैंडल करने के लिए इंडस्ट्रीज को पंप्स प्रोवाइड करती है। चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो या पेपर इंडस्ट्री, KBL सभी इंडस्ट्रीज के लिए पंप्स प्रोवाइड करती है। ये तो हो गई KBL के 3 सबसे बड़े बिजनेस सेगमेंट्स की बात। इसके अलावा KBL ऑयल एंड गैस, मरीन एंड डिफेंस जैसे सेगमेंट्स में भी ऑपरेट करती है। KBL के पास पता है कितना नेट डेट है? 0। और ये कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। क्रेडिट रेटिंग कंपनी क्रिसिल के मुताबिक किर्लोस्कर ब्रदर्स फिस्कल ईयर 2021 से ही एक नेट डेट फ्री कंपनी है। एज ऑफ मार्च 2023 किर्लोस्कर ब्रदर्स का ग्रॉस डेट 253 करोड़ रुपीस है और वही उनका कैश सरप्लस 504 करोड़ रुपीस का है। ये दिखाता है कि किर्लोस्कर ब्रदर्स अपना ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बढ़ाने की ओर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। KBL का लार्ज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी के लिए एक वीकनेस या रिस्क साबित हो सकता है। KBL को अपना डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लगता है। एज ऑफ मार्च 2023 KBL को 807 करोड़ का पेमेंट मिलना बाकी है। हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, लेकिन पेमेंट्स में होते हैं इतने डिलेज। नतीजा, बजट पे स्ट्रेस। ऐसे इश्यूज को मैग्नीफाई होने से बचाने के लिए KBL को अपने स्टक पेमेंट्स जल्दी रिकवर करने होंगे और अपनी कैश फ्लो एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। इस स्टॉक को एनालाइज करने का अगला मैट्रिक है इसके फाइनेंशियल्स। इस लिस्ट में दूसरे स्टॉक की ओर बढ़ने से पहले आइए KBL को उसके पीयर्स KSP और शक्ति पंप्स के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि ये स्टॉक कहाँ स्टैंड करता है एग्जैक्टली। आपको बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ पंप मैन्युफैक्चरर्स के स्टॉक्स पॉपुलर नहीं है, बल्कि कंडक्टर्स, केबल्स, ऑयल्स जैसे आइटम्स भी काफ़ी पॉपुलर हैं। मैं जानती हूँ कि आपने गेस कर लिया होगा कि मैं कौन सी कंपनी के बारे में बात करने जा रही हूँ। मल्टी बैगर स्टॉक्स में थर्ड हाईएस्ट रिटर्न्स बंधन इमर्जिंग बिजनेसेस फंड्स के स्टार परफॉर्मर अपार इंडस्ट्रीज ने दिए हैं। इस स्टॉक ने करंट ईयर 23 में बुलेट ट्रेन की गति से 206% के रिटर्न्स दिए हैं।
वेट, मैं अब ट्रेन्स की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि अपार इंडस्ट्रीज ने वंदे भारत ट्रेन्स के लिए केबल्स प्रोवाइड किए हैं। ट्रैवल का एक्सपीरियंस ही बदल डाला। अपार इंडस्ट्रीज एक $1 बिलियन कॉन्ग्लोमरेट है जिसने अपनी प्रेजेंस स्पेशलिटी ऑयल्स, कंडक्टर्स, केबल सॉल्यूशंस, पॉलीमर्स, ल्यूब्रिकेंट्स, टेलीकॉम सॉल्यूशंस, स्पेशलिटी ऑटोमोटिव सेगमेंट्स में बनाई है। अपार इंडस्ट्रीज 140 प्लस कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जिनकी रेंज ऑप्टिक फाइबर से लेके 400 प्लस अलग अलग तरह के स्पेशलिटी ऑयल्स तक है। अपार इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करूं तो वो महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा और यूएई में सिचुएटेड है। अब आपने जब इनका बिजनेस समझ ही लिया है तो आइए देखते हैं इनके बिजनेस सेगमेंट्स कितने रेवेन्यू जनरेट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में अपार इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू 14,352.15 करोड़ रुपीस था और फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में 7,698 करोड़ रुपीस। ये तो हो गई ओवरऑल रेवेन्यू की बात। आइए अब सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करते हैं। सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू आता है अपार इंडस्ट्रीज के कंडक्टर सेक्टर से। इस सेक्टर में अपार इंडस्ट्रीज 765 किलोवाट कंडक्टर्स रेलवेज के लिए, कॉपर कंडक्टर्स, ऑप्टिकल ग्राउंड वायर यानी कि OPGW और ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के लिए CTC ये सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंडक्टर्स के सेल्स के मामले में अपार इंडस्ट्रीज इंडिया का लार्जेस्ट प्लेयर था। फाइनेंशियल ईयर 23 में इस सेक्टर ने अपार इंडस्ट्रीज को 7,013.05 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करके दिया। अपार इंडस्ट्रीज के लिए दूसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है स्पेशलिटी ऑयल्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स। अपार इंडस्ट्रीज इस सेक्टर में ट्रांसफार्मर ऑयल, white oils, industrial and process oils, industrial and auto lubricants, petroleum jelly etc. ये सारे प्रोडक्ट सप्लाई करता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के हिसाब से अपार इंडस्ट्रीज स्पेशलिटी ऑयल्स एंड ल्यूब्रिकेंट सेक्टर में इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट मैन्युफैक्चरर है। फाइनेंशियल ईयर 23 में स्पेशलिटी ऑयल्स एंड ल्यूब्रिकेंट सेक्टर से अपार इंडस्ट्रीज ने 4,656.69 करोड़ रुपीस कमाए हैं। अपार इंडस्ट्रीज के ओवरऑल रेवेन्यू में तीसरे और आखिरी नंबर पे आता है केबल सेक्टर। अपार इंडस्ट्रीज कई प्रकार के केबल्स प्रोवाइड करता है, जैसे हाई वोल्टेज पावर केबल्स, मीडियम वोल्टेज पावर केबल्स, लो वोल्टेज XLPE केबल्स, इलास्टोमेरिक केबल्स एक्सेट्रा। कंपनी न्यूक्लियर पावर, डिफेंस और रेलवेज इन तीनों सेक्टर्स को अपार इंडस्ट्रीज केबल्स प्रोवाइड करती है। अपार इंडस्ट्रीज पॉपुलर कंपनीज जैसे अदानी ग्रुप, टाटा पावर, लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड, भेल और स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक्सेट्रा को भी केबल्स प्रोवाइड करती है। रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में केबल सेक्टर ने अपार इंडस्ट्रीज के ओवरऑल रेवेन्यू में 3,263.45 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट किए। अब बारी है अपार इंडस्ट्रीज के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की। कंडक्टर सेक्टर में स्ट्रांग होल्ड होना अपार इंडस्ट्रीज का पहला सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। एज ऑफ 31 मार्च 2023 अपार इंडस्ट्रीज ट्रांसफार्मर एंड स्पेशलिटी ऑयल और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंडक्टर्स का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। कंडक्टर डिवीजन में अपार इंडस्ट्रीज की कई प्रोमिनेंट क्लाइंट्स हैं, जैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कई स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज और लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड। इतना ही नहीं, अपार इंडस्ट्रीज ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एक्सेट्रा जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। अपार इंडस्ट्रीज का वीकनेस है रॉ मटेरियल प्राइसेस में होने वाला उतार चढ़ाव। फाइनेंशियल ईयर 23 में अपार इंडस्ट्रीज के टोटल ऑपरेटिंग इनकम में से 78.39% रॉ मटेरियल के कॉस्ट में लगा है। एल्यूमिनियम, कॉपर और क्रूड ऑयल जैसे रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस काफ़ी ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि अपार इंडस्ट्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस का इम्पैक्ट कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर सकता, इसलिए कुछ समय के लिए खुद ही बेयर करना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी स्टॉक या कंपनी का एनालिसिस फाइनेंशियल्स के बिना अधूरा है। चलिए बढ़ते हैं अपार इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स की ओर। आइए अपार इंडस्ट्रीज स्टॉक को उसके पीयर्स ABB इंडिया लिमिटेड और CG पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस से कंपेयर करें। हार्डवेयर, कंडक्टर्स और ऑयल्स की कंपनीज तो देख ली, आइए अब दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मिलते हैं। अपार इंडस्ट्रीज ट्रेन्स के केबल्स तो संभाल लेती है, लेकिन वो एक्चुअल कोस्टर्स का क्या? एंटर टीटागढ़ रेल सिस्टम्स करंट ईयर 23 के मल्टी बैगर स्टॉक्स की लिस्ट में रिटर्न्स के मामले में दूसरे नंबर पे है।
ये फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है। करंट ईयर 23 में इस स्टॉक ने 248% के रिटर्न्स दिए हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स वंदे भारत ट्रेन सेट्स मैन्युफैक्चर कम मेंटेन करती है। टीटागढ़ फ्रेट और पैसेंजर रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है। टीटागढ़ अब तक 65,000 से ज्यादा रेलवे वैगन्स बना चुकी है और 450 से ज्यादा रेलवे कोचेस डिलीवर कर चुकी है। ये कंपनी रेलवे फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर कोचेस, मेट्रो ट्रेन्स, ट्रेन कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक और प्रोपल्शन इक्विपमेंट एक्सेट्रा को मैन्युफैक्चर और सेल करता है। टीटागढ़ इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन बनाने वाली पहली इंडियन प्राइवेट कंपनी है। इस कंपनी ने 2007 से आज तक 350 प्लस टॉप टियर रेलवे यूनिट्स इंडियन रेलवेज को प्रोवाइड की हैं। ये रिकॉर्ड किसी भी प्राइवेट मैन्युफैक्चरर ने अभी तक नहीं तोड़ा है। टीटागढ़ ने कई मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट्स जीते हैं, जैसे कि गुजरात मेट्रो रेल और बैंगलोर मेट्रो रेल। टीटागढ़ को भेल के साथ एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें ये दोनों कंपनीज मिलके 80 वंदे भारत ट्रेन सेट्स का मैन्युफैक्चरिंग कम मेंटेनेंस करेंगे। यही नहीं, टीटागढ़ शिप बिल्डिंग, ब्रिजेस और डिफेंस सेक्टर्स में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंडिया ही नहीं, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपना प्रेजेंस बनाया है। आइए टीटागढ़ के बिजनेस सेगमेंट्स का रेवेन्यू ब्रेक डाउन करें और आपको इस सवाल का जवाब दें। क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में टीटागढ़ रेल सिस्टम्स का रेवेन्यू 935 करोड़ रुपीस था और पिछले साल से ये 54% बढ़ा है। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के दो मेन रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं, फ्रेट रेल सिस्टम्स और पैसेंजर रेल सिस्टम्स। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में फ्रेट रेल सिस्टम्स का रेवेन्यू था 2,25,093.47 लाख रुपीस और पैसेंजर रेल सिस्टम्स का रेवेन्यू था 52,959.43 लाख रुपीस। अगर कंपनी के रेवेन्यू को फाइनेंशियल ईयर 21-22 से कंपेयर किया जाए तो फ्रेट सेगमेंट का रेवेन्यू 76.33% से बढ़ा है और पैसेंजर सेगमेंट 141.85% से। ये तो हो गई रेवेन्यू की बात। आइए अब टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे एक नजर डालते हैं। टीटागढ़ का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसकी वैगन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। टीटागढ़ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वैगन मैन्युफैक्चरर है। एक साल में टीटागढ़ रेल सिस्टम्स 8,400 वैगन्स बनाने की कैपेसिटी रखता है, जो कि बढ़कर 12,000 वैगन्स हो जाएगी बाय 2025। ये कैपेसिटी और इनकी एक्सपर्टीज के कारण टीटागढ़ को इंडियन रेलवेज के 32% ऑर्डर्स मिले हैं। लार्ज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट टीटागढ़ के वीकनेसेस में से एक है। टीटागढ़ जैसे बिजनेस को रन करने में सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अनबिल्ड रेवेन्यू और लार्ज ऑर्डर्स की वजह से और बढ़ जाता है। इसे ओवरकम करने के लिए टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को अपना वर्किंग कैपिटल लिमिट बढ़ाना होगा और सप्लायर्स के साथ और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होंगे। किसी भी स्टॉक या कंपनी का एनालिसिस बिना उसके फाइनेंशियल्स के कैसे हो सकता है? तो आइए टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। आइए टीटागढ़ के स्टॉक को उसके कंपेटिटर जुपिटर वैगन से कंपेयर करते हैं। इसी के साथ टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के स्टॉक का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अब बारी है उस स्टॉक को एनालाइज करने की जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाला स्टॉक को रिवील करने का टाइम आ गया है। ड्रम रोल प्लीज। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाले स्टॉक का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स ने करंट ईयर 23 में 249% रिटर्न्स दिए हैं। ऐसे रिटर्न्स सुनने के बाद आपको ये जानने में काफी हैरानी होगी कि ये कंपनी नवंबर 2022 में ही पब्लिक हुई थी। केन्स टेक्नोलॉजी एक एंड-टू-एंड IoT सॉल्यूशंस इनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है। ये स्टॉक निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड का करंट ईयर 23 में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है। 34 इयर्स के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस के साथ केन्स अपने क्लाइंट्स को कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट और ऐसी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचते हैं। ये रेलवेज, एरोस्पेस, डिफेंस, हेल्थ केयर, आउटर स्पेस जैसे सेक्टर्स को केटर करते हैं। कार की LED हेडलैम्प, सुपरमार्केट्स के बारकोड स्कैनर्स, एक्सरे मशीन्स एंड मोर, ये सब केन्स टेक्नोलॉजी बनाती है। इंडिया में इनकी कुल 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। अब तक इन्होंने 350 प्लस कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचे हैं और आज इनकी पहुंच 26 प्लस कंट्रीज में है। अब जब आपको इस कंपनी के बिजनेस का एक ब्रीफ आइडिया मिल गया है तो आइए इसके रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में केन्स टेक्नोलॉजी का रेवेन्यू 11,261 मिलियन रुपीस था
जो 21-22 से 59% ज़्यादा है। इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 952 मिलियन रुपीस था, जो 21-22 से 128% ज़्यादा है। अगर इनके रिसेंट रेवेन्यू नंबर्स को देखें तो Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका रेवेन्यू 3,608 मिलियन रुपीस था, जो 32% ईयर ओवर ईयर बढ़ा है। इनका नेट डेट इस दौरान 1,224 मिलियन रुपीस है, जो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23 में ये नंबर सिर्फ 473 मिलियन रुपीस था। इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैं 323 मिलियन रुपीस, जो 54% ईयर ओवर ईयर बढ़े हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स के रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में इस कंपनी का 90% रेवेन्यू इंडिया से आया और बाकी का रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट से। आइए अब इनका सेगमेंटल रेवेन्यू देखते हैं। केन्स टेक्नोलॉजी का बिजनेस मेनली 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला OEM टर्नकी सॉल्यूशंस फॉर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज। इस डिवीजन में केन्स टेक्नोलॉजी PCBAs, केबल हार्नेसेस, मैग्नेटिक्स और प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चर करता है। प्रोटोटाइपिंग से लेके मास मैन्युफैक्चरिंग, केन्स टेक्नोलॉजी एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल ईयर 23 में केन्स टेक्नोलॉजी का ओवरऑल रेवेन्यू में इस डिवीजन ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, 62%। दूसरा OEM टर्नकी सॉल्यूशंस फॉर बॉक्स बिल्ड। OEM टर्नकी बॉक्स बिल्ड सेक्टर में केन्स टेक्नोलॉजी बिल्ड टू प्रिंट और बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन सर्विसेज डिलीवर करता है। फाइनेंशियल ईयर 23 इस डिवीजन का केन्स टेक्नोलॉजी के रेवेन्यू में सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन था, 30%। तीसरा ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग या ODM। ODM में केन्स टेक्नोलॉजी वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करता है, इंक्लूडिंग स्मार्ट मीटरिंग टेक्नोलॉजी, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, BLDC टेक्नोलॉजी, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। फाइनेंशियल ईयर 23 में इस सेक्टर ने केन्स टेक्नोलॉजी को 3% रेवेन्यू जनरेट करके दिया। और आखिर में प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड IoT सॉल्यूशंस। इस डिवीजन में भी केन्स टेक्नोलॉजी कई सर्विसेज ऑफर करते हैं, जैसे एम्बेडेड डिजाइन, फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैकेनिकल डिजाइन enabling OEMs to enhance their legacy products with smart capabilities etc. फाइनेंशियल ईयर 23 में इस डिवीजन ने केन्स टेक्नोलॉजीज के ओवरऑल रेवेन्यू में 5% कंट्रीब्यूट किया है। जैसा कि मैंने केन्स टेक्नोलॉजी के बिजनेस ओवरव्यू में बताया था कि ये कंपनी अपने सर्विसेज ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल एंड EV, एरोस्पेस, मेडिकल, रेलवेज और IT जैसे सेक्टर्स में प्रोवाइड करती है। आइए अब केन्स टेक्नोलॉजी के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं स्ट्रेंथ से। इनकी स्ट्रेंथ है IPO के कारण इम्प्रूव लिक्विडिटी। जैसे कि मैंने आपको केन्स टेक्नोलॉजीज के इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये कंपनी नवंबर 2022 में ही पब्लिक हुई। IPO से केन्स टेक्नोलॉजी को 530 करोड़ रुपीस की फंडिंग मिली। इन फंड से कंपनी अपना डेट रीपे करेगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कवर करेगी। इन शॉर्ट, IPO से कंपनी की लिक्विडिटी बढ़ गई। केन्स टेक्नोलॉजी की वीकनेस है स्क्यूड रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपने केन्स टेक्नोलॉजी के रेवेन्यू ब्रेकडाउन में देखा, इस कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू शेयर PCBA बिजनेस से आता है। आपको बता दूं कि PCBA रिलेटिवली उतना वैल्यू एडेड बिजनेस नहीं है जब हम इसे बॉक्स बिल्ड या ODM से कंपेयर करते हैं। ICRA रेटिंग्स की माने तो केन्स टेक्नोलॉजी इसे ओवरकम करने के लिए अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ा रही है ताकि वो कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स बढ़ा सके। आइए अब इस एनालिसिस का लास्ट मेट्रिक यानी कि फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले आइए केन्स को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंडस्ट्री के पीयर्स के स्टॉक से कंपेयर करते हैं। ओवरऑल ये था इस साल के मल्टी बैगर स्टॉक्स जैसे म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। हमने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट रेशियोज, मेट्रिक्स और फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखे। इन सब के अलावा आपको क्या लगता है और कौन से मेट्रिक्स देखने चाहिए? जवाब हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। जाने से पहले सिर्फ 2 चीज़ें याद दिलानी ज़रूरी हैं। पहले कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च ज़रूर करें। दूसरी बात कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप भी झट से पूरी वीडियो देख सकते हैं। फिर अगर आपको इस वीडियो में मेंशन किए गए स्टॉक्स पर और रिसर्च करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हर एक स्टॉक की क्रेडिट रेटिंग्स रिपोर्ट का लिंक शेयर कर दिया है। चलो अगली बार जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आई विल सी यू अगेन सून। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.